we have discussed about the temperature. What is temperature? It is the degree of coldness and hotness that we can measure. ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है इसकी। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम कौन कौन से स्केल यूज करते हैं टेम्परेचर के लिए। फर्स्ट वन इज सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड सेकंड वन इज केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। केल्विन स्केल है वो ऐसा यूनिट के लिए यूज किया जाता है, साइंटिस्ट जो रिसर्च वर्क के लिए यूज करते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं वो सब केल्विन में सॉल्व किए जाते हैं। तो टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा हो या किसी और स्केल पर दे रखा हो तो उसको कन्वर्ट किया जाता है केल्विन स्केल में। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, हम लोग मैटर की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। दो मेथड होते हैं, टेम्परेचर से और प्रेशर से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रेज योर हैंड for attendance. All the students raise your hand. थैंक यू। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग मैटर मटेरियल की स्टेट को चेंज करेंगे। स्टेट सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकती है। तो उन स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है? बाय चेंजिंग टेम्परेचर। एक टॉपिक और आएगा जो हम कल स्टडी करेंगे, बाय चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर को चेंज करके भी स्टेट को चेंज किया जा सकता है, लेकिन अभी हम सिर्फ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि स्टेट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। पहले आप इसकी एक्सप्लेनेशन समझिए कि हीट एनर्जी देने से या उसको कूलिंग करने पर स्टेट में कैसे चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सॉलिड लेते हैं। सॉलिड के अंदर आपने ये स्टडी किया था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस पर रहते हैं, और अपनी पोजीशंस पर रह करके वो सिर्फ एक ही तरह का मोशन दिखाते हैं, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, सॉलिड के, वो सब क्या करते रहते हैं? वाइब्रेशंस करते रहते हैं, अपनी पोजीशन पर वाइब्रेशंस करते रहते हैं। तो ये है सॉलिड, और ये पार्टिकल्स अपनी अपनी पोजीशन पर वाइब्रेशंस कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हीट अप करेंगे, गर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक बीकर के अंदर रखेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में इसको डालेंगे और इसको मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने एक बीकर लिया और ये बीकर को रखा जाएगा एक स्टैंड के ऊपर, दैट इज ट्राइपॉड स्टैंड। और स्टैंड के नीचे हम लोग यूज करेंगे बर्नर को, जिससे हम लोग इसको हीट अप कर सके, हीट एनर्जी दे सके। तो अभी सबसे पहले मैं इसको हीट अप करना जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं बर्नर को ऑन करूंगा, दिस इज बर्नर। तो बर्नर को जैसे ही ऑन करेंगे, यहाँ स्टार्ट होगी, वो फ्लेम जो है इस बीकर को मिलेंगी, बीकर से ये टेम्परेचर मिलेगा इस सॉलिड को। तो ये जो सॉलिड सब्सटेंस है, हीट एनर्जी देने से क्या होगा? तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जब हम किसी भी मटेरियल को गर्म करेंगे तो उसके पार्टिकल्स के मोशन इंक्रीज हो जाएंगे, ये पार्टिकल फास्ट मूविंग हो जाएंगे। तो जैसे ही मैंने इसको हीटअप किया, आप यहाँ पर ये समझिए कि मान लीजिए ये सॉलिड के दो पार्टिकल्स और ये अपनी अपनी पोजीशन पर ऐसा रह रहे हैं और ये वाइब्रेशन कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही मैं इसको हीटअप कर रहा हूँ, हीटअप करने पर इनका वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज हो जाएगा, ये इस तरह से वाइब्रेशन करना शुरू करेंगे। और देखिए, वाइब्रेशन करते करते एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर ये एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं तो बीच के स्पेसेस बढ़ जाएंगे। अगर स्पेसेस इंक्रीज हो गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज हो गया तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और ये जो सॉलिड है ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर समझिए इसको, जैसे ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और ये सब क्या करेंगे? ये वाइब्रेशन करेंगे, और वाइब्रेशन करते करते इनके बीच के स्पेसेस जो है वो इंक्रीज हो गए, ये इनके बीच के स्पेसेस बढ़ गए। अगर स्पेसेस बढ़ चुके हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब ये पार्टिकल्स एक दूसरे पर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी डायरेक्शन में फ्री मोशन करना शुरू कर देगा, रैंडम मोशन करना शुरू कर देगा। और अगर ये फ्री मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, रैंडम मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, इसका मतलब ये कौन सी स्टेट में आ चुके हैं? ये लिक्विड स्टेट में आ चुके हैं। तो जब मैं सॉलिड को हीटअप करता हूँ, क्या होता है? क्या कारण बताओगे आप? रीजन आपको क्या याद रखना है? जैसे ही हम इसको हीटअप करेंगे, इनका वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होगा। वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होने से इनके बीच के स्पेसेस बढ़ जाएंगे। बीच के स्पेसेस बढ़ने से क्या होगा? इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो इन पार्टिकल्स को अब एक दूसरे के साथ जोड़ करके रखने वाला कोई भी नहीं है,
तो ये इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली जा सकते हैं। इसका मतलब ये कौन सी स्टेट में आ चुका है, ये लिक्विड स्टेट में आ चुका है। तो सॉलिड लिक्विड में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी देने से सॉलिड के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन इंक्रीज हुआ, वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होने से स्पेसेस बढ़ गए, स्पेसेस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर पा रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में। और ऐसा किसमें होता है, ऐसा लिक्विड में होता है। अब देखिए ये मटेरियल लिक्विड स्टेट में आ चुके हैं, लिक्विड स्टेट में आ चुके हैं, तो ये पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ चुका है। अब हमने आइस को हीटअप करके वाटर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाटर के पार्टिकल्स हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, रैंडमली मूव कर रहे हैं। दिस इज ए लिक्विड वाटर। अब हम लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, वाटर को हीटअप करेंगे तो क्या होगा, फिर से ये आप जानते हैं कि जो लिक्विड होते हैं उनके पार्टिकल्स वाइब्रेशनल मोशन भी करते हैं और स्ट्रेट लाइन मोशन भी करते हैं। ये ऐसा स्ट्रेट लाइन भी चल करके जा सकता है, आगे जाकर के कोलाइड करेगा, कोलाइड करते ही इसके चलने की डायरेक्शन बदल जाएगी, ये फिर किसी और डायरेक्शन में मूव करेगा कॉलिजन के बाद में। तो लिक्विड के पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, कॉलिजन कर रहे हैं आपस में, इसकी वॉल्स के साथ में, बीकर की वॉल्स के साथ कॉलिजन कर रहे हैं और जिगजैग मोशन कर रहे हैं। अब मैं इसको और हीट एनर्जी दे रहा हूँ, और हीट एनर्जी दे रहा हूँ तो क्या होगा, सेम प्रोसीजर, मोशन इंक्रीज होगा। पहले सॉलिड था तो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज हो रहा था, अब ये लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर तो कई तरह के मोशन है, पार्टिकल्स अपनी जगह पर वाइब्रेशंस भी कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ पार्टिकल इस तरह से रोटेशनल मोशन भी कर सकते हैं। तो मैं जैसी हीट एनर्जी दूंगा ये सब तरह के मोशन इंक्रीज हो जाएंगे, ये सब तरह के मोशन इंक्रीज हो जाएंगे, वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में भी फास्ट करेगा और उसके साथ साथ वो रोटेशन भी फास्ट करेगा। तो तीनों तरह के मोशन इसमें इंक्रीज हो जाएंगे। मोशन इंक्रीज होने की वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे से और दूर चले जाएंगे। तो ये पार्टिकल अब हो चुका है फास्ट मूविंग, अब ये बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं और फास्ट मूविंग होने के कारण अब ये पार्टिकल्स एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगा ही नहीं पा रहे, अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल हो चुका है। तो पार्टिकल एक दूसरे से इतनी दूर दूर चले जाएंगे कि किसी पर भी अट्रैक्शन फोर्स लगा ही नहीं पाएंगे और ये फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये गैसियस स्टेट के अंदर, गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लिक्विड से गैस बनना, उसमें भी सेम आपको रीजन लिखना है कि पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज हुआ, मोशन इंक्रीज होने की वजह से पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ गया, स्पेस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो गया तो वो फ्रीली मोशन कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, और पार्टिकल्स फास्ट मूविंग है तो वो गैस के पार्टिकल्स होंगे। तो इस तरह से मटेरियल की स्टेट को चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय हीटिंग इट और कूलिंग इट। अभी मैंने आपको कौन से वाला बताया, हीट करने वाला। मैं यहाँ पर मटेरियल्स को हीटअप कर रहा हूँ, सॉलिड को हीटअप किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को हीटअप किया, गर्म किया तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। अब रिवर्सिबल प्रोसेस की है, ये फिजिकल प्रोसेस है, और जो फिजिकल प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल होती है। तो गर्म करने पर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है। तो कूलिंग करने पर क्या होगा, ठंडा करने पर क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि वाटर के टर्म्स में आप देखते हैं कि वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में 100 डिग्री सेल्सियस पर वो गर्म है, या उससे ज्यादा डिग्री सेल्सियस पर हमने उसको गर्म कर रखा है। तो जैसे ही मैं उसको कूलिंग करना, ठंडा करना स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो गैस से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। फिर और ठंडा करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पार्टिकल्स के मोशन जो है वो बिल्कुल ही रुक जाएंगे, रुक जाएंगे तो पार्टिकल्स सब अपनी अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद वो सिर्फ एक ही मोशन करेंगे, वाइब्रेशनल मोशन। तो ठंडा करने पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। अब जो मैंने आपको इसके रीजन बताए हैं कि गर्म करने पर, हीटअप करने पर क्या हो रहा है, कूलिंग करने पर, इसके जस्ट आपको अपोजिट रीजन बताने हैं। अब हम लोग गैस का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। अब बर्नर को हटा देंगे, कूलिंग करनी है। ये गैस थी और इसको क्लोज कंटेनर के अंदर रखा जाएगा। ये वाटर वेपर है, गैस के पार्टिकल्स।
तो मैंने ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को एक रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया। तो जैसे ही मैंने इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा, यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने का मतलब है कि पार्टिकल्स का मोशन डिक्रीज होगा, ये स्लो मूविंग हो जाएंगे, फिर ये ऐसा धीरे धीरे मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर इनका मोशन डिक्रीज हो जाएगा तो धीरे धीरे ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना शुरू कर देंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं लगा पा रहे थे? क्योंकि ये फास्ट मूविंग थे, फास्ट मूविंग थे तो आसपास के पार्टिकल इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा ही नहीं पाते, उससे पहले ये क्या यहाँ से गुजर जाता, निकल जाते। तो जैसे ही हम इसको कूलिंग कर रहे हैं, कूलिंग करने पर इनके मोशन डिक्रीज होंगे, मोशन डिक्रीज होने से इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से ये पार्टिकल्स क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे। पहले लूजली स्पेस्ड थे गैसियस स्टेट के अंदर, वाटर वेपर की फॉर्म में थे ये, तो ये इस तरह से लूजली स्पेस्ड हो जाएंगे। पहले लूजली स्पेस्ड थे, अब हो जाएंगे क्लोजली स्पेस्ड। आई एम यूजिंग टू वर्ड्स, लूजली स्पेस्ड एंड क्लोजली स्पेस्ड। तो देखिए पहले ये दूर दूर से पार्टिकल, अभी ये कैसे हो गए? क्लोजली स्पेस्ड हो गए, इनके बीच के स्पेस कम हो चुके हैं, ये एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं, पास आ चुके हैं, और ये कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये वेपर से फिर वाटर स्टेट में, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो गैस को जब ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। अब ये लिक्विड बन चुके हैं, अब इसको आपको सॉलिड बनाना है। यहाँ पर ये पार्टिकल के रैंडम मोशन चल रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, अब इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, मतलब आइस में कन्वर्ट करना है। ऐसा करने के लिए हम इसको और ठंडा करेंगे और कूलिंग करेंगे। तो कूलिंग करते जा रहे हैं, इसको रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर इन पार्टिकल्स के मोशन फिर और डिक्रीज होते जाएंगे। तो ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करना बंद कर देंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन करना बंद कर देंगे, तो ये सब पार्टिकल्स अपनी अपनी पोजीशन पर एडजस्ट हो जाएंगे। ये पार्टिकल्स इस तरह से पोजीशंस के अंदर एडजस्ट हो गए और ये कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड। अब ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन, सिर्फ अपनी अपनी जगह पर वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं और ये क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे। सब के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि पार्टिकल्स का स्ट्रेट लाइन मोशन, रोटेशनल मोशन, ये सब बंद हो जाएगा, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन करेगा। और अगर ये क्लोजली स्पेस्ड हो चुके हैं, बीच के स्पेसेस बहुत ही कम हो चुके हैं, तो ये कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है? ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब कि ये क्या बन चुकी है? ये आइस बन चुकी है इस कंटेनर के। तो कूलिंग करने पर क्या होता है? कूलिंग करने पर पार्टिकल्स का मोशन डिक्रीज होगा, मोशन डिक्रीज होने के कारण फिर उनके बीच के स्पेसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। क्यों स्पेसेस क्यों कम होंगे? मोशन डिक्रीज होने के कारण पार्टिकल्स एक दूसरे पर फिर अट्रैक्शन फोर्स लगा पाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाने के कारण उनके बीच के स्पेसेस कम हो जाएंगे, स्पेसेस कम होने की वजह से वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर और ठंडा करेंगे तो हम देखेंगे कि उनके मोशन बिल्कुल ही क्या हो चुके हैं? स्टॉप हो चुके हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर पा रहे। अगर वो स्ट्रेट लाइन रैंडम मोशन नहीं कर पा रहे तो सब पार्टिकल्स अपनी अपनी पोजीशन पर एडजस्ट हो जाएंगे और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन करेंगे, और इनके बीच के जो स्पेसेस हैं वो इतने डिक्रीज हो जाएंगे जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा। और पार्टिकल्स के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगा तो इसका मतलब वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है? वो सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। So this is the process. So we can change the state of matter by changing the temperature. देखिए अभी इस प्रोसेस को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेटेंट हीट एक टॉपिक आएगा इसमें चैप्टर में, उसमें ये डिस्कस किया जाएगा, फिर से ये एक्टिविटी दोबारा से आएगी। अब मैं आपको कुछ प्रोसेसेस के बारे में बताता हूँ। द फर्स्ट प्रोसेस इज मेल्टिंग। Melting is a process in which a solid substance changes into liquid state. Melting एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, और कब होगा ऐसा? ऑन हीटिंग और कूलिंग। ये वर्ड आपको इसमें स्पेशली यूज करना है।
जो भी प्रोसेस लिखेंगे उसमें आपको बताना पड़ेगा ऑन हीटिंग और ऑन कूलिंग। तो हीट करने पर ऐसा होगा। तो जैसे ही मैं सॉलिड को गर्म करूंगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो मैं इसकी डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड यूज करूंगा ऑन हीटिंग, ये लिखना पड़ेगा। नाउ द डेफिनेशन इज मेल्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। एक सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसको गर्म करने पर इस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा उसको बोला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये डेफिनेशन लिख करके आ जाते हैं, व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। नहीं, वो मेल्टिंग प्रोसेस है। मेल्टिंग पॉइंट तो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। तो इसकी डेफिनेशन सुनिए, मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब इसके एग्जांपल देखिए, मेल्टिंग पॉइंट के एग्जांपल। आइस कितने डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है? फर्स्ट एग्जांपल, जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा, आइस जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। जो वैक्स है वो अप्रोक्सीमेट 63 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेल्ट होती है। ये वेरिएबल है क्योंकि वैक्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। मोस्टली जो है वो 63 डिग्री सेल्सियस इसके आसपास होता है, 63 से 67 के बीच। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इट इज वेरी हाई, 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस। जब इतना टेम्परेचर आप मेंटेन करेंगे तब आयरन जो है वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो आयरन को मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, विच इज 1535 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर इज ए मेटल ऑफ रेड ब्राउन कलर। The melting point of copper is 1083 डिग्री सेल्सियस, 1083 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए मैंने 4 एग्जांपल्स लिखे हैं। आइस जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, वैक्स कन्वर्ट होती है 63 डिग्री सेल्सियस पर, आयरन 1535, कॉपर इज 1083 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये बता सकते हैं कि इन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, किसको तोड़ना मुश्किल होगा सबसे ज्यादा? टेम्परेचर से पता लग रहा है। देखिए आयरन, जो आयरन है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। अब आप सोचिए मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का रीजन है कि पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, और उनके अट्रैक्शन फोर्स को आपको ब्रेक डाउन करने के लिए हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर के उसके पार्टिकल दूर दूर होंगे और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ये आप इसके मेल्टिंग पॉइंट को देख करके भी पहचान सकते हैं। So this is melting process and melting point. Next is boiling. Boiling के लिए हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, वेपोराइजेशन। The second process is boiling, and the second name we can use is vaporization. देखिए वेपर की स्पेलिंग जो होती है उसमें VAPOUR लिखा जाता है, लेकिन वेपोराइजेशन की स्पेलिंग में यू नहीं लिखा जाता। इस बात का आप ध्यान रखिए। बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। बॉइल करना, वाटर को बॉइल करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? व्हेन ए लिक्विड मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू गैस और वेपर ऑन हीटिंग, जब भी किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग एंड यू कैन से दैट वेपोराइजेशन। तो वाटर को जब बॉइल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ऑन हीटिंग, गर्म करने पर।
सो दिस प्रोसेस इज बॉइलिंग। और फिर से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? boiling point is the temperature at which a liquid converts to gas। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस स्टेट। अब इसके एग्जांपल्स देखिए। इजी प्रोसेस है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको इसके लिए एक डायग्राम बताऊंगा, उस डायग्राम से आप ये 5 प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, इनको आप याद रख सकते हैं। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, और ऐसा कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होगा, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। सेकेंड, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने बताया था द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। तो 78 डिग्री सेल्सियस पर एल्कोहल जो है वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये एग्जांपल्स को यूज कर सकते हैं। एल्कोहल एंड वाटर, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा, और ये कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा? 78 डिग्री सेल्सियस पर। एक एग्जांपल और देखिए, मरकरी का एग्जांपल बता देता हूँ। मरकरी इज ए मेटल and its boiling point is 357 degree Celsius. The boiling point of mercury is 357 degree Celsius. मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलती है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो जैसे ही मैं मरकरी मेटल को अपने पाम में रखूंगा, हथेली में रखूंगा, आप देखेंगे वो मरकरी मेटल जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेल्टिंग तो उसकी 90 डिग्री सेल्सियस पर ही कन्वर्ट हो जाता है वो लिक्विड में। अब आपको उसको लिक्विड से गैस स्टेट में लाना है। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में थी, आप उसको गैस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको कितना टेम्परेचर करना पड़ेगा? 357 डिग्री सेल्सियस। तो मेटल्स को भी आप वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक मेटल था मरकरी जो 357 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी स्टेट में चला जाएगा? गैस स्टेट। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, अब हम रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते हैं। बॉइलिंग का जो अपोजिट होगा वो होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में आपको जस्ट उल्टा लिखना है कि जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ऑन हीटिंग और कूलिंग, इसमें आएगा कूलिंग। गैस को ठंडा करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। हम जैसे ही इसका टेम्परेचर कम करेंगे, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम होगा, और धीरे धीरे पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा और मोशन डिक्रीज हो जाएंगे। तो वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड स्टेट। तो इसकी डेफिनेशन में आपको ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, ऑन कूलिंग। देखिए पीडीएफ फाइल के अंदर ये जो टॉपिक मैं आपको करा रहा था, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर, इसके सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ऑन हीटिंग और कूलिंग आएगा। उसमें कूलिंग लिखा हुआ है, स्टूडेंट ने गलत लिखा है, उसको आप सही कर लीजिए। ऑन कूलिंग सेकंड लाइन में, आज जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया उसके सेकंड लाइन में लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय हीटिंग इट और बाय कूलिंग इट। तो कंडेंसेशन में गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है ऑन कूलिंग, उसको ठंडा करने पर, और जिस टेम्परेचर पर होगा वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ही वो टेम्परेचर है। अब देखिए आपने अभी क्या पढ़ा, जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर स्टेट में। वाटर वेपर बन रहा है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये कब हुआ था? जब हमने इसको हीट अप किया था, वाटर को गर्म किया, वो वेपर में कन्वर्ट हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब जब इसको कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगा। कितने डिग्री पर कन्वर्ट होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर।
तो आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट याद रखने हैं, वही वही जो है कंडेंसेशन में काम आ जाएंगे और फ्रीजिंग में काम आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस फ्रीजिंग है। तो देखिए कंडेंसेशन क्या प्रोसेस है, डेफिनेशन क्या होगी, ऑन कूलिंग द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। कूल करने पर कोई भी सब्सटेंस जो है वो गैस स्टेट में था और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में, दैट इज कंडेंसेशन। और एग्जांपल क्या है, वेपर को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के आएंगे और ठंडा करना शुरू करेंगे उसको, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगी, जो वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट होगी। और जब भी स्टेट चेंज होती है तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं, टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा जब तक कि स्टेट चेंज नहीं होगी। पूरा का पूरा मटेरियल वेपर से वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है और वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। गर्म करेंगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठंडा करेंगे तो वेपर जो है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस फ्रीजिंग। नेक्स्ट प्रोसेस इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जो है वो मेल्टिंग का अपोजिट है। देखिए फ्रीजिंग के अंदर क्या होगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, ऑन कूलिंग। when a liquid material converts into solid on cooling, this process is known as freezing। अब एग्जांपल देखिए क्या होगा, जैसे कि आपने आइस को मेल्ट किया था, जब हम इसको आइस को हीट अप कर रहे थे, हीट एनर्जी दे रहे थे, तो ये लिक्विड स्टेट में वाटर में कन्वर्ट हो रहा था। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब वाटर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर था, तो हमने इसको ठंडा करना शुरू किया, तो 20 से फिर वो 19 डिग्री, 15 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री, फिर जैसे 0 डिग्री पर आया तो आप देखेंगे कि वाटर जो है वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, आइस में। तो जो लिक्विड है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। और ऐसा कब होगा, ऑन कूलिंग, जब हम लिक्विड को ठंडा करेंगे। जब हम वाटर को ठंडा करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और किस टेम्परेचर पर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर। Now the last process, sublimation। देखिए मैं आपको एक डायग्राम बना करके बताता हूँ, डायग्राम से आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लिखा सॉलिड, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। तो सॉलिड का लिक्विड में बदलना, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हीटिंग की जा रही है, गर्म किया जा रहा है, तो सॉलिड का लिक्विड में बदलना, इस प्रोसेस को हमने क्या लिखा था, मेल्टिंग। सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड एंड दिस प्रोसेस इज मेल्टिंग। लिक्विड इज कन्वर्टिंग टू गैस ऑन हीटिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। तो हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। अब रिवर्स प्रोसेस देखिए, गैस को जब हम ठंडा कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जब जाएंगे तो क्या होगी, कूलिंग, ठंडा किया जा रहा है इस डायरेक्शन। तो गैस को जब ठंडा करेंगे तो क्या प्रोसेस बताई मैंने, कंडेंसेशन। और जब लिक्विड को कूलिंग किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। और इस प्रोसेस को मैंने आपको बताया, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। तो ये हो गया फ्रीजिंग। तो देखिए चारों प्रोसेसेस इसी के अंदर आ गई हैं, इस डायग्राम के अंदर। अब लास्ट प्रोसेस देखिए, डायग्राम से आप इजीली समझ पाएंगे जो लास्ट प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। और गैस जो है वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, मतलब कि लिक्विड स्टेट में मटेरियल जा ही नहीं रहा। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनकी लिक्विड स्टेट पॉसिबल ही नहीं है, जब उनको गर्म किया जाता है तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाते हैं, या जब उनको ठंडा किया जाता है तो वो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज सब्लिमेशन। तो जो फिफ्थ प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं वो प्रोसेस है सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन में देखिए क्या बताया मैंने, सॉलिड कन्वर्ट्स टू गैस और गैस कन्वर्ट्स टू सॉलिड. When we heat up the materials, some materials will convert solid to directly gas. वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट गोइंग इन द लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में जाती नहीं है. या जब हम उनको ठंडा करते हैं तो वो गैस से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में नहीं जाते. और ऐसे जो मटेरियल होते हैं उनको सबलाइम बोला जाता है. जो सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाएंगे उन मटेरियल्स को क्या बोला जाएगा, उनको सबलाइम बोला जाएगा. अब इसके एग्जांपल देखिए क्या क्या होते हैं. ड्राई आइस, सबसे पहला एग्जांपल है ड्राई आइस. एक तो आइस होती है, ये है ड्राई आइस. ड्राई आइस, इसका सेकंड नेम है सॉलिड CO2. सबसे पहला एग्जांपल है सब्लिमेशन का ड्राई आइस. जो सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो प्लांट यूटिलाइज करते हैं या हम एक्सहेलेशन में ब्रीथ आउट करते हैं, वो भी CO2 गैस होती है. तो ये जो CO2 गैस है इसको सबलाइम बोला जाता है. ये सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाती है. जब हम CO2 को ठंडा करेंगे तो वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है. CO2 गैस को जब कूलिंग की जाती है तो वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है और उस सॉलिड को बोला जाता है ड्राई आइस, या उसको आप बोल सकते हैं सॉलिड CO2. और इसी तरह से अगर हम सॉलिड CO2 को, जो CO2 गैस जमी हुई है सॉलिड फॉर्म में, जब हम उसको गर्म करेंगे, हीटअप करेंगे, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी. मतलब CO2 लिक्विड स्टेट में जाती नहीं है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ही नहीं होती. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका. नेक्स्ट एग्जांपल है कैम्फर. कैम्फर, इसको कपूर बोला जाता है. हम लोग पूजा के अंदर इसको यूज करते हैं. व्हाइट कलर का होता है. जैसे इसको बर्न किया जाता है तो ये डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है. तो ये डायरेक्टली सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है. कैम्फर, इसको कपूर बोला जाता है. व्हाइट कलर का सब्सटेंस. नेक्स्ट इज नेफ्थलीन. नेफ्थलीन बॉल्स की फॉर्म में आता है. इसको हम लोग टॉयलेट के अंदर यूज करते हैं, या हम लोग इसको डालते हैं संदूक के अंदर. जब भी हम लोग कपड़ों को रखते हैं तो उसके अंदर एक छोटी छोटी व्हाइट कलर की बॉल्स डाल देते हैं. दैट इज नेफ्थलीन बॉल्स. इनको मॉस बॉल्स भी बोला जाता है क्योंकि ये क्या करती है, ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं उनको दूर रखती है क्लॉथ से, ताकि क्लॉथ खराब ना हो. तो नेफ्थलीन जो बॉल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं और धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पर वो गैस के स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो ये भी कौन सी प्रोसेस दिखाती है, सब्लिमेशन. इसी तरह से और एग्जांपल देखिए, आयोडीन. आयोडीन, जो आयोडीन है वो भी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर. 100 डिग्री सेल्सियस पर जो आयोडीन है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है. तो जब आयोडीन को गर्म किया जाता है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो गैस बनती है वो पर्पल कलर की गैस होती है और जो कि काफी डेंजरस गैस है. तो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है. हम इसको गर्म करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठंडा करेंगे तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनेगा. मतलब ये कौन सी प्रोसेस दिखाएगा, सब्लिमेशन. इसके अलावा एक दो एग्जांपल और भी है. अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड, ये इसका फॉर्मूला है NH4Cl. जो अमोनियम क्लोराइड है व्हाइट कलर का सॉल्ट है. जैसे ही उसको हीटअप किया जाता है वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है. कूलिंग की जाती है तो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये भी सब्लिमेशन दिखाता है. तो ये सब्लिमेशन के एग्जांपल है और इस डायग्राम से आप इन 5 प्रोसेसेस को याद रख सकते हैं. सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज मेल्टिंग. लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट प्रोसेस इज बॉइलिंग. गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, कंडेंसेशन. लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रीजिंग. सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है, सब्लिमेशन. गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है, सब्लिमेशन. लक्षित. यस लक्षित. Good morning, sir. Sir, if we heat up any object like any solid object like brick, then sir, what reaction will happen? आप ब्रिक को, जो हम लोग घर बनाने में ईंट यूज करते हैं, उसको गर्म करना चाहते हैं. Yes, sir.
हाँ जी, उसको गर्म करेंगे तो वो भी लिक्विड स्टेट में आ सकती है। देखिए ब्रिक किससे बनती है? सैंड से। Yes, sir. सैंड से बनाई जाती है। तो Yes, sir. 1700 डिग्री सेल्सियस पर, 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। 1700 डिग्री सेल्सियस पर जो सैंड है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए एक मटेरियल और यूज किया जाता है ताकि मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाए। ये ग्लास बनाने की प्रोसेस है, उसमें काम आता है। सैंड को भी मेल्ट किया जाता है। And sir, please explain the questions of book exercise. I don't get it. जी, बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है, अभी देखिए चैप्टर खत्म होने वाला है, मैं आपको उसकी एक्सरसाइज दूंगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी होगी। तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे तब, या मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेना अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। मैं उसके एनसीईआरटी बुक के जितने क्वेश्चन है ना, उनके सॉल्यूशंस मैं आपको बोर्ड पर लिख करके करवाऊंगा। ओके सर। कभी कभी आंसर्स मैं यहाँ लिखूंगा, आप लोग उसको शेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट। Okay, students, if you have any problem, any doubt, then you can call me or you can contact me on WhatsApp in the evening from 5 to 7. Now, next class will be of Kunal sir of physics. Thank you so much.